Hello everyone. वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है और आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये राउंड रॉबिन हुड जो एक करैक्टर था जो कि अमीर लोगों से पैसे लेके और गरीब लोगों में बांट देता था। उसी के नाम पे ये नाम रखा हुआ है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। ठीक है, तो जो वैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो वीडियो सीरीज़ है ये मैं इस बुक को फॉलो करके बना रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो कुछ आज की जो 2-3 एग्जांपल्स होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड वो इस वेबसाइट से ली गई हैं। आप इसको विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नाम है सैयद अली ज़ामिन और ये जो यूट्यूब चैनल है इस पे सारे वीडियोस लेक्चर सारे अपलोडेड हैं। आप मुझसे कांटेक्ट फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं और ये सारे लिंक्स जो हैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है बेसिकली चैप्टर नंबर 6 स्केजुलिंग से रिलेटेड था और उसमें एक टॉपिक था राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 6.4 है। इससे पहले सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम पे एक लेक्चर हो गया जो 6.1 था, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि वेटिंग टाइम क्या होता है, रिस्पांस टाइम क्या होता है और प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होते हैं। तो अगर आप को ये जो मैंने टर्म्स बोली हैं ये नहीं आती या आपको नहीं अभी पता, तो आप यहाँ एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर जाके पहले वो देख लें और इस वीडियो को देखने से पहले। अच्छा, राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम बेसिकली ये होती है कि हमने अभी तक जितने भी एल्गोरिदम्स पढ़े हैं उस जिस तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, तो उसमें ये होता था कि जो पहले आ जाता था वो एग्जीक्यूट हो जाता था। फिर हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देखा, उसमें ये होता था कि जिसका छोटा काम होता था, जिसकी जो जॉब छोटी होती थी, शॉर्टेस्ट जॉब होती थी, वो एग्जीक्यूट होते रहते थे और जो बेचारा जिसकी जॉब ज़्यादा होती थी हाई, तो वो वेट ही करता रहता था। उससे स्टारवेशन हो जाती थी, लोग उससे जो है ना स्टारवेशन होती थी। लेकिन राउंड रॉबिन आया, यानी रॉबिन हुड का कॉन्सेप्ट लिया गया कि भाई सबको इक्वली जो है रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू के एक कोई भी बंदा जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज ले ले और दूसरे को कुछ मिले ही ना। तो राउंड रॉबिन ने क्या किया कि राउंड रॉबिन ने ये किया कि अगर कोई किसी प्रोसेस की चाहे शॉर्टेस्ट जॉब है, चाहे उसके जो है वो पहले भी आ गया है, लेकिन एक फ़िक्स टाइम कर देना हमने कि तुमने सिर्फ इतने टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करना है। तुमने हर प्रोसेस ने फॉर इंस्टेंस 3 सेकंड के लिए ही एग्जीक्यूट करना है, चाहे उसकी जॉब ज़्यादा है, चाहे उसकी जॉब कम है, चाहे वो पहले आया है बाद में आया है। उसको इग्नोर करके हमने किस चीज़ पे फोकस करना है, हमने फोकस करना है कि सबको इक्वली सीपीयू की रिसोर्स डिवाइड कर देनी है। ठीक है, तो इसमें जो हम वो एलोकेट करते हैं टाइम, उसको क्वांटम कहते हैं। यानी सीपीयू का जो टाइम हम डिवाइड कर देते हैं, एक सीपीयू के पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हम कहते हैं कि हमारे पास अगर 3 रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि या इसको भी फ़िलहाल 5 रिसोर्सेज कर लें, तो हम कहते हैं कि हर रिसोर्स को 2 सेकंड ही मिलने हैं, इर्रिस्पेक्टिव के वो फर्स्ट आया था, उसकी शॉर्टेस्ट जॉब है। हर रिसोर्स को 2 सेकंड मिलने हैं, या डिफरेंट भी हो सकते हैं कि पहली रिसोर्स को हर रिसोर्स का बर्स्ट टाइम डिफरेंट हो सकता है। ये नहीं है कि अब सबका बर्स्ट टाइम 2 था, बर्स्ट टाइम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एलोकेशन सीपीयू की यूटिलाइजेशन का टाइम जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है ये वाले एल्गोरिदम में, जिसमें उसको क्वांटम नंबर एग्जीक्यूट होता है, क्वांटम नंबर उसको मिलता है, तो वो क्या होता है कि उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक होता है कि इफ़ द प्रोसेस हैज़ अ सीपीयू बर्स्ट लेस दैन क्वांटम टाइम, यानी एक प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम 3 है, ठीक है, यानी उसको टोटल एग्जीक्यूशन के लिए 3 सेकंड चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उसको क्वांटम नंबर 5 मिल गया। यानी हम सीपीयू ने कहा है कि मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा, लेकिन वो कहता है यार मेरा तो काम 3 मिनट का है। तो क्या होता है कि हम ना 3 मिनट इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है सीपीयू, उसके बाद 2 मिनट बच जाते हैं। अब सीपीयू ये कहते हैं कि यार क्या मैंने फारिग रहना है, कोई और अगर प्रोसेस रेडी क्यू में लगा हुआ है
तो उसको बुला लो, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ बजाय इसके कि मैं फारिग बैठा रहूँ। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ इस एल्गोरिदम का कि इससे आइडल टाइम जो प्रोसेस का एक होता है वो भी सेव हो जाता है। ये कंडीशन हो सकती है। ये भी कंडीशन हो सकती है कि एक सीपीयू है, एक प्रोसेस है, उसका बर्स्ट टाइम 6 है, लेकिन उसको जो क्वांटम नंबर है वो 2 असाइन किया गया है। तो क्या 6 जो है वो 2 में एग्जीक्यूट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर क्या होता है कि इस 6 के लिए वो सिर्फ बर्स्ट टाइम प्रोसेस जो है वो 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और फिर उसको प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर जब उसकी बारी आएगी फिर वो अगेन 2 सेकंड के लिए चलेगा, फिर प्रीएम्प्ट हो जाएगा, फिर अगेन जब उसकी बारी आएगी तो 2 सेकंड के लिए चलेगा। तो इस तरह 6 सेकंड के लिए वो चलेगा, टोटल उसका बस टाइम कंप्लीट करेगा, लेकिन 2 दफ़ा प्रीएम्प्ट होने के बाद करेगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस आ सकती हैं। अच्छा, राउंड रॉबिन की हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका 10 है, इसका 2 है बस टाइम, इसका 5 है और इसका 6 है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमने इसको जो क्वांटम नंबर असाइन किया है वो है 3 मिली सेकेंड। ठीक है, क्वांटम नंबर कितना है, क्वांटम कितना है 3 मिली सेकेंड, यानी हर प्रोसेस 3 मिली सेकेंड ही चल सकता है, 3 मिली सेकेंड चल सकता है। अच्छा जी, अब देखें कि प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 वो 3 मिली सेकेंड चला। यहाँ मैं देखा हुआ है कि पहले प्रोसेस 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। सबसे पहले प्रोसेस 1 आया, हमने उसको 3 मिनट चला दिया, उसका बस टाइम तो था 4। ठीक है, 3 मिनट चल गया वो, सॉरी उसका बस टाइम 10 था, 3 मिनट चल गया, 3 मिली सेकेंड चल गया। तो अब उसका कितना टाइम रह गया, बस टाइम कितना रह गया है, उसकी एग्जीक्यूशन कितनी रह गई है, 7 मिली सेकेंड का काम रह गया है उसका, 3 मिली सेकेंड का काम उसने कर लिया हुआ है। लेकिन क्योंकि क्वांटम नंबर 3 असाइन था तो यानी इसको यहाँ रोक दिया जाता है। इसे कहा जाता है कि भाई अब तुम्हारा काम टाइम अभी नहीं है, अब किसी और को भी एग्जीक्यूट होने दो। यहाँ एक प्रोसेस 2 आया, प्रोसेस 2 का बस टाइम था 2। ठीक है, हमने क्वांटम नंबर कितना असाइन किया हुआ है 3, यानी क्वांटम नंबर यहाँ ज़्यादा हो गया और बस टाइम कम है। तो इस प्रोसेस को 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, लेकिन इसका अपना टाइम था 3 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड अब फ्री है सीपीयू के पास। सीपीयू ने कहा कि क्या मैं फारिग बैठूंगा, मैं किस जो भी रेडी क्यू में नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है मैं उसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा था P3 का बस टाइम है 5, लेकिन यहाँ जब वो यहाँ 5 से स्टार्ट करता है तो वो 5 सेकंड नहीं चलता, 5 मिली सेकेंड नहीं चलता, बल्कि जितना क्वांटम नंबर असाइन हुआ है उतना ही चल जाता है, यानी वो 8 तक चल जाता है। ठीक है, अब 8 इसके बाद कौन सा प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस 4। प्रोसेस 4 का बस टाइम कितना है 6, लेकिन ये भी यहाँ 3 मिली सेकेंड के लिए चलेगा। अब दोबारा से राउंड रॉबिन इसलिए नाम लिया, रॉबिन नाम इसलिए लिया क्योंकि वो इक्वली डिवाइड कर देता है, और राउंड ये है कि अब दोबारा यही साइकिल रिपीट हो जाना है। ठीक है, ये साइकिल रिपीट होता है, यानी जैसे ही अब P4 के बाद बारी आएगी P1 की, फिर P2 की, फिर P3 की, P4 की, फिर इसी तरह P1 P2 P3, इस तरह ये राउंड रॉबिन इस तरह इसको इसलिए कहते हैं। अच्छा, अब देखें कि कौन सा प्रोसेस की बारी है, P1 की बारी है। P1 अब चलेगा, P1 भी 3 सेकंड के लिए चला, 3 सेकंड के लिए चला, तो इसका कितना काम रह गया 4, और ये तो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये अगर 3 चल गया था तो इसका रह गया था 2, अगर ये 3 चल गया था तो इसका रह गया था 3। ठीक है, अब हम P1 हमने चला दिया, ठीक है, इसका 4 रह गया, और इसके बाद किसकी बारी है, P2 तो चल ख़त्म हो गया, P2 की अब ज़रूरत ही नहीं है, अब हमें P3 का चलाना है। P3 का भी 2 चलना था। अब P3 का कितना बस टाइम था, 5 था ना, तो आई गेस कि यहाँ 3 चला था, तो P3 का अब 2 ही चलना है। ठीक है, यानी 14 से 16 चला, ये भी 2 चला, 3 हमारे पास क्वांटम नंबर असाइन था लेकिन 2 मिली सेकेंड चला, तो ये भी ख़त्म हो गया, यानी इसका भी टास्क ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 प्रोसेस रहते हैं, एक है P4 और एक है P1। अब P4 की बारी आ रही है, P4 को 3 क्वांटम नंबर असाइन थे और उसका बस टाइम भी 3 ही रह गया था, यानी एग्जीक्यूशन टाइम अब उसको 3 ही मिली सेकेंड फर्दर चाहिए थे, तो इसने भी ख़ुद को एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस रह गया, एक प्रोसेस को हमने, इसका 4 रहता है और हमें क्वांटम नंबर कितना असाइन है 3, तो हमने इसको 4 मिली सेकेंड के लिए चलाया। ठीक है, 4 मिली सेकेंड के लिए चलाया, फिर हमने देखा कि यार अब तो कोई और प्रोसेस भी नहीं रहता, राउंड लगाया हमने,
हमने कहा क्या P2 फारिग है, P2 भी ख़त्म हो गया, P3 भी ख़त्म हो गया, P4 भी ख़त्म हो गया, तो दोबारा बचा सिर्फ P1 ही। तो हमने दोबारा P1 को जितना उसका रह गया था 1 मिली सेकेंड वो एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये एक एल्गोरिदम चलता है। अब आप इसका एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो सारी जो चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 6.1 में डिस्कस की थी, रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, वो सारी चीज़ें आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट किस तरह करना होता है। एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो आपने देखना है कि यार ये कंप्लीशन P1 जो है वो कंप्लीट कहाँ से होना शुरू हुआ था। ठीक है, 19 से होना शुरू हुआ था। ठीक है, और इसको कितनी दफ़ा प्रीएम्प्ट किया गया है यहाँ के। ठीक है, कितनी दफ़ा इस टाइम आने से पहले कितनी दफ़ा वो चला है, 2 दफ़ा चला है, और 3-3 सेकंड के लिए था। ठीक है, 3-3 सेकंड के लिए 2 दफ़ा चला है। तो जो आप ये आखिरी वैल्यू को 19 को, यानी आपने 2 दफ़ा चला तो 6 से माइनस कर देना है, 3 + 3 करके 6 से माइनस कर देना है। इसी तरह देखें P2 को जो है ना 3 पे चला और 2 पे ख़त्म हो गया, यानी इसको इस पहले कभी प्रीएम्प्ट नहीं हुआ। तो ये बस जिस टाइम चला था कंप्लीशन टाइम इसका जब स्टार्ट हुआ था, तो उसी का वही जो है एवरेज वेटिंग टाइम रहेगा। इसी तरह P3 के लिए आप देख लें, अगर P3 के लिए ये देखें, P3 इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है। तो आप देखें कि यहाँ इसका 14 आ रहा है, और इससे पहले एक ही दफ़ा प्रीएम्प्ट हुआ, तो एक ही दफ़ा आप 3 लिखेंगे, और इधर क्योंकि 14 पे स्टार्ट हुआ था तो 14 - 3 करके 11 कर देंगे। तो इस तरह आप एवरेज इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ओवरऑल भी टोटल एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस जो हैं इसका ये है कि इससे स्टारवेशन नहीं होती, कि हर प्रोसेस को इक्वल टाइम मिल जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत होती है, बार बार हम प्रोसेस 1 चला रहे हैं, 2 चला रहे हैं, 3 चला रहे हैं, 4 चला रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का अगर आपको नहीं पढ़ा तो वो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है और इसके नुकसान क्या होते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के। कि हर दफ़ा हमें प्रोसेस की जो सारी स्टेट्स हैं उसका पीसीबी में हमें स्टोर करना पड़ता है, फिर अगला प्रोसेस रीलोड करना पड़ता है, फिर स्टोर करना पड़ता है, रीलोड करना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ओवरहेड जो है ना वो होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है और नुकसान इसके ये वाले हैं। थैंक यू जी, हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।